नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगर। उड़ान आईएएस एकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में समाजशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक परिस्थिति, भूमिका और समाजीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को या तो स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। यह अकेली या एक पक्षी नहीं होती, सदैव दूसरों की तुलना में होती है। यदि मैं कहूं कि मैं टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, मैं बेटा हूं तो मेरे माता पिता हैं, मैं भैया हूं तो मेरे भाई बहन हैं। ठीक, अतः परिस्थिति अकेली या एक पक्षी नहीं होती, यह दूसरों की तुलना में होती है। ठीक, एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक परिस्थितियां धारण करता है। ठीक है, जैसे मैं टीचर भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं भैया भी हूं, किसी का मामा, किसी का चाचा भी हूं। लेकिन समाज में मैं एक प्रमुख परिस्थिति टीचर या लेक्चरर या फैकल्टी के नाम से जाना जाता हूं। ठीक है, परिस्थिति दो प्रकार की हो सकते हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति यानी कि ऐसी परिस्थितियां जिसे व्यक्ति के गुणों और योग्यता को ध्यान दिए बगैर उसे प्रदान कर दी जाए। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति को उसके गुणों और योग्यता पर ध्यान दिए बगैर उसे प्रदान कर दी जाती है। जबकि अर्जित परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति अर्जित करता है, जिसे व्यक्ति हासिल करता है अपने गुणों के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर। ठीक, जैसे डीसी है ना, डिप्यूटी कलेक्टर, जैसे आईएएस ऑफिसर, ये है अर्जित परिस्थिति। ठीक है, आगे देखते हैं परिस्थिति निर्धारण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर परिस्थिति समाज द्वारा उसे स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है, उसे प्रदत्त कर दी जाती है। कौन कौन से हो सकते हैं? लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति, प्रजाति और शारीरिक विशेषताएं। समाज में कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसे लिंग भेद के आधार पर स्वतः ही प्रदान की जाती है ना। जैसे स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज तथा विश्वासी समझा जाता है और उन्हें छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन पोषण करना इत्यादि की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। किंतु पुरुषों को साहस, वीरता तथा शौर्य का प्रतीक माना जाता है और उन्हें पशुपालन, मछली पालन, युद्ध में नेतृत्व करना इत्यादि कार्य सौंपे जाते हैं, जिसके लिए अधिक साहस की, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा है आयु भेद। आयु को शिशु, किशोर, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में बांटा जाता है, जिसके आधार पर उन्हें परिस्थिति स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। ठीक, नातेदारी। एक व्यक्ति का अपने माता पिता से तथा अन्य रक्त संबंधियों से संबंध होता है, जिसके कारण उसे परिस्थिति स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, जन्म, जाति और प्रजाति। ऊंचे जाति में जन्म लेने वाले की परिस्थिति निम्न और अस्पृश्य जाति में जन्म लेने वाले की तुलना में ऊंची मानी जाती है। ठीक, उसी प्रकार काली प्रजाति की तुलना में, ठीक, पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है और इसी के आधार पर परिस्थिति उसके गुणों और योग्यता पर ध्यान दिए बगैर स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसे शारीरिक विशेषताओं के आधार पर दिया जाता है। जैसे कुरूप की तुलना में सुंदर लोगों को परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है उसके गुणों और योग्यता पर ध्यान दिए बगैर। ठीक, निर्बल की तुलना में बलशाली की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। अस्वस्थ लोगों की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है और उन्हें परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार। ठीक, आगे देखते हैं अर्जित परिस्थिति निर्धारण के आधार। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के कौन कौन से आधार हो सकते हैं? संपत्ति, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, शिक्षा, विवाह और उपलब्धियां। ठीक, ये सारी की सारी अर्जित की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, संपत्ति। जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक होती है, अच्छी होती है, उनकी परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। ठीक है, व्यवसाय जैसे कि डॉक्टर, ठीक, इंजीनियर, डिप्यूटी कलेक्टर,
IAS ऑफिसर, इनकी परिस्थिति कृषक, मजदूर वर्ग तथा जूता ठीक करने वाले लोगों की तुलना में ऊंची मानी जाती है। ठीक। राजनीतिक सत्ता साधारण लोगों की तुलना में असाधारण लोगों की या साधारण लोगों की तुलना में राजनीतिक सत्ता प्राप्त लोगों की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। ठीक। शिक्षा अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। ठीक। विवाह करने के बाद व्यक्ति पति, है ना, पिता, आगे चलकर दादा, नाना, श्वशुर इत्यादि की परिस्थितियां प्राप्त करता है, जिसे हम अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक। उपलब्धियां कोई व्यक्ति मेहनत करता है या परिश्रम करता है तो डीसी बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, ठीक, खिलाड़ी बन गया, आविष्कारक बन गया, वैज्ञानिक बन गया। तो ये सारी की सारी किसमें शामिल की जाती है? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है। चलिए, अर्जित परिस्थिति निर्धारण के इंपॉर्टेंट आधार हो गए। ठीक। आगे देखते हैं भूमिका। अगला टॉपिक है भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका क्या है? परिस्थिति धारण करने के कारण समाज, परिस्थिति धारण करने के कारण समाज व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करता है, जिस प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा करता है, वह उसकी भूमिका कहलाती है। ठीक है। परिस्थिति धारण करने के कारण समाज व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की, जिस प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा करे, वह उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है? भूमिका की विशेषताओं में पहला है व्यवहारों की संपूर्णता। भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता का नाम है जिसे व्यक्ति ने एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के बाद समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। ठीक है। पहला है व्यवहारों की संपूर्णता। भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका की विशेषताएं देखते हैं। व्यवहारों की संपूर्णता। भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता का नाम है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के बाद समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। ठीक। भूमिका का निर्धारण संस्कृतियों से होता है, सामाजिक मानदंडों से होता है। ठीक है। निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वहन अपनी योग्यता, क्षमता और मनोवृत्ति के अनुसार करता है। ठीक है। मुख्य भूमिका एक ही व्यक्ति एक समय में अनेक भूमिकाएं निभाता है, जैसे मैं टीचर हूं, बेटा हूं, भैया हूं, मामा हूं, चाचा हूं। ठीक। किंतु जिस भूमिका के नाम से हम समाज में जाने जाते हैं वह हमारी मुख्य भूमिका कहलाती है, जबकि अन्य भूमिकाएं हमारी सामान्य भूमिकाएं कहलाती है। ठीक है। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ अधिकार या सुविधाएं जुड़ी हुई होती है। ठीक है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी हुई होती है। ठीक। तो ये हो गया भूमिका और उसकी विशेषताएं। ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं समाजीकरण। समाजीकरण। ठीक है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। ठीक। समाजीकरण की विशेषताएं देखते हैं। समाजीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है? समाजीकरण की विशेषताओं में पहला है सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, किंतु सभी बातों को सीखना समाजीकरण नहीं है। सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं क्रियाओं को सीखना समाजीकरण है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। ठीक। जैसे बच्चा गाली देना सीखता है, ठीक है, चोरी करना सीखता है। मैं इधर पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे कक्षा से भाग जाना सीखते हैं, तो इसको हम समाजीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि ये समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। सिर्फ उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं व्यवहारों को समाजीकरण कहा जाएगा जो समाज द्वारा स्वीकृत है। ठीक। दूसरा है आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण यानी कि सीखने की प्रक्रिया, और यह सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। बचपन में हम पुत्र के रूप में कुछ सीखते हैं, थोड़े बड़े हो गए, जब शादी हो गई तो पति के रूप में, फिर पिता के रूप में, आगे चलकर दादा, नाना, श्वशुर इत्यादि के रूप में कुछ न कुछ सीखते हैं और अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है। समय और स्थान सापेक्ष। समाजीकरण समय सापेक्ष है। इसका अर्थ है कि दो अलग अलग समयों में समाजीकरण की अंतर वस्तु अलग अलग हो सकती है। ठीक। जैसे प्राचीन काल में बड़ों का अभिवादन करने के लिए हम प्रणाम करना, सुप्रभात, शुभ रात्रि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ है कि एक स्थान में जो व्यवहार प्रशंसनीय है वही दूसरे स्थान पर निंदनीय भी माना जा सकता है। जैसे अफ्रीका में एक जनजाति निवास करती है, मसाई जनजाति। अफ्रीका में एक मसाई जनजाति है जहां पर एक दूसरे के ऊपर सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकना सिखाया जाता है, किंतु यह भारत, अमेरिका या अन्य देशों में निंदनीय माना जाता है। अतः समाजीकरण स्थान सापेक्ष कही जाती है। ठीक है। अगला है समाजीकरण प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। समाजीकरण से व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है। व्यक्ति किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए यह भी समाजीकरण से सीखता है। ठीक है। समाजीकरण से आत्म का विकास होता है, अपने प्रति जागरूकता आती है, व्यक्ति यह जानने लग जाता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो यह समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं हुई। ठीक। आगे देखते हैं समाजीकरण के स्तर एवं सोपान, किन किन अवस्थाओं से, किन किन स्टेजेस से यह गुजरती है। ठीक है। तो प्रमुख रूप से इसको 7 अवस्थाओं में बांटा जाता है। मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, तादात्मीकरण अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक। पहला देखते हैं मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था, इस अवस्था की अवधि लगभग 1.5-2 वर्ष तक मानी जाती है। 1.5-2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपनी देखभाल के लिए, अपने भोजन के लिए संकेत देना सीखता है। ठीक है। बच्चा अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं शौच अवस्था। ठीक। शौच अवस्था, इस अवस्था की अवधि 2 वर्ष से लगभग 4 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत स्वयं संभाले। उसे शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है, कब शौच करना चाहिए, कहां पर शौच करना चाहिए का ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले न करना इत्यादि की शिक्षा इस अवस्था में दी जाती है। ठीक है। तीसरा है तादात्मीकरण अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन स्टेज। ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा आइडेंटिफाई करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा लिंग भेद सीखता है। ठीक। इस अवस्था की अवधि लगभग 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे को समझ में आता है कि लड़कों को दिए जाने वाले खिलौने और उनके कपड़े लड़कियों को दिए जाने वाले खिलौने और उनके कपड़ों से अलग होते हैं। ठीक है। इसलिए इसे तादात्मीकरण अवस्था, एडिपल अवस्था या आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चा या युवा बालक अथवा युवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता चाहता है। यह भारी तनाव का काल है, क्योंकि इस अवस्था में युवा बालक अथवा युवा बालिका को कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव, जैसे व्यवसाय का चुनाव। ठीक है। किशोर अवस्था के बाद है युवावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी कि वो पति बन जाता है। ठीक है। आगे चलकर पिता बन जाता है। ठीक। उन्हें नौकरी मिल जाती है। ठीक। और अपनी भूमिकाएं निभाता है। ठीक है। युवावस्था के बाद है प्रौढ़ावस्था। ठीक है। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति के ऊपर अब जिम्मेदारियां आ जाती है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाता है। ठीक। व्यक्ति के ऊपर अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी, उनके विवाह की जिम्मेदारी आ जाती है। अगला है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी कि अब व्यक्ति बन जाता है दादा, ठीक, नाना, श्वशुर या दादी, नानी, सासू मां, और उसके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है और अपनी भूमिकाएं निभाता है। ठीक है। तो ये हो गया समाजीकरण के प्रमुख अवस्थाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।